हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के वन शॉट को कवर करने वाले हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। और ये पूरी तरीके से अपडेटेड है बेटा। ये 2 साल या 3 साल पुराना लेक्चर आप नहीं देख रहे हैं, आप ये नया लेक्चर देख रहे हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को बनाया गया है। और साथ ही साथ में सभी एक्टिविटी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, जहां बोर्ड एग्जाम उन एक्टिविटी को हाईलाइट कर रहा है कि भाई मैं यहां से क्वेश्चन बना रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नोट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेगी। हमने नोट्स को इस तरह से बच्चा बनाया है कि आप उन नोट्स को पढ़ के एकदम जैसे आपको कॉपी लिखनी है ना, कि कैसे हेडिंग डालनी है, उसके बाद क्या लिखना है, कैसे एग्जांपल्स को पुट करना है, उसी वे में हमने नोट्स भी आपको बनाए, उसी वे में हमने आपकी नोट्स बनाई और उसी वे में हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से आप समझ रहे हैं, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, उसी को आप लिख कर आए। बहुत ही शानदार सी ये क्लास होने वाली है। सभी बच्चे पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं और बहुत ही बढ़िया तरीके से लेक्चर को अटेंड करेंगे। आइए स्टार्टिंग करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, पहला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है मेटल और नॉन मेटल से, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से आता है, या कई बार डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल को अलग नहीं पढ़ाया। मैंने मेटल को एक तरफ रखा, दूसरी साइड मैंने नॉन मेटल को रख दिया, ताकि आप कंपेयर भी करते जाएं और आपको ये डिफरेंस भी पता चल जाए इन दोनों के बीच में, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पता चल जाएं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेटल की और फिर बात करेंगे नॉन मेटल की। एक एक पॉइंट देखेंगे, कंपेयर करते रहेंगे। पहले आप इनके इमेज को देख लें। यहां पर मैंने इमेज रखी है मेटल की, सॉरी यहां पर मैंने किसकी इमेज रखी है बच्चा, यहां पर मैंने इमेज रखी है मेटल की। ये आपका मेटल है। सर कौन सा मेटल है, ये Hg है, मरकरी, ठीक है ना। और ये आपके सभी नॉन मेटल हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। तो ये इमेज से आपका कुछ खास लेना देना नहीं है, बट हमने क्योंकि स्लाइड अच्छी बने तो हमने इमेज भी साथ ही साथ में डाल दी। अब आपको पॉइंट समझना है, एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा और मजा आ जाएगी आपको रिवाइज करने में, कुछ नया सीखेंगे आप। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या लूज करते हैं या लॉस करते हैं, और ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो सर ये डोनेटिंग और गेनिंग होती क्या है, तो आइए एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम का, मैंने Na लिया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इसके लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा बाबू। तो डोनेट कर देगा, इसीलिए इस पर चार्ज आ जाएगा Na+ का। कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na+ का। आप ध्यान से देखिए, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग कर रहा है, डोनेट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इस पर जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चा। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, Cl का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे 2, 8, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो नहीं डोनेट कर देगा। अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा, इसके टोटल यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसके कारण इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस का चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो मेटल होते हैं बाबू, ध्यान से देखना, जो मेटल्स होते हैं ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं ना बच्चों, जो क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। किसी से उधारी ले लोगे तो निगेटिव चार्ज आएगा, किसी को दे दोगे तो
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? अरे बोल दो ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। तो हमने एग्जांपल भी लिख दिया, जैसे सोडियम के ऊपर Na+ होता है, और अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 2+ होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको माइनस चार्ज दिखेगा, माइनस चार्ज दिखेगा। तो इनमें माइनस चार्ज होता है, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम कहते हैं ये केटायंस बनाते हैं जबकि ये एनायंस बनाते हैं। रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिसके कारण एनायंस फॉर्म हो जाते हैं। बोलो ये पहला पॉइंट आपको बढ़िया समझ में आया क्या? सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं, मजा आएगी। पूरा लेक्चर आप अटेंड करेंगे, आप कह के जाएंगे कि हमने सीखा है कुछ, मजा आ गई सर। चलो आ जाओ बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, नॉर्मली आप जितने भी मेटल्स को देखेंगे वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर। जैसे मैं अभी रूम में पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर जितने भी मेटल्स होंगे सब सॉलिड फॉर्म में होंगे। जैसे मेरे पास पेन है तो सॉलिड फॉर्म में है, डिजिटल बोर्ड सॉलिड फॉर्म में है, मेरे पास क्या है, ये बॉक्स है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में है, मोबाइल है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, ये सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना, ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन आपको जो पॉइंट याद रखना है ना, वो आपको मरकरी वाला पॉइंट याद रखना है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है ना, ये एक्सेप्शन में आता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, जरा ध्यान से देखो ये लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं, तो आपको इस मरकरी को हाईलाइट करना है। इस पूरे चैप्टर में आपको एक्सेप्शन भर भर के मिलेंगे, यानी आपको बताया जाएगा कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, जैसे मरकरी आ गया, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, यहां से बोर्ड क्वेश्चन पुट करता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि हमने आपको बढ़िया तरीके से सिखा दिया। बोलो समझ में आया क्या? सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जैसे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मेटल के नाम में लिक्विड है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो इसी तरह हम बात करते हैं नॉन मेटल की। तो भाई नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे मैं कार्बन की बात करता हूं, मैं सल्फर की बात करता हूं, तो कार्बन और सल्फर सॉलिड फॉर्म में होते हैं बच्चों। लेकिन लिक्विड की बात करता हूं तो जैसे ब्रोमीन हो गया तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और गैस की अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्लोरीन गैस हो गई और ऑक्सीजन गैस हो गई, ये गैसियस फॉर्म वाले नॉन मेटल्स होते हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं। यानी ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बच्चों मैं पहले ही कहना चाहूंगा, आप घंटा देखकर वन शॉट मत देखिए यार। अगर आपको ये लगता है कि 1 आवर में 1 शॉट कंप्लीट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें सीखना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट लेक्चर को वेल एक्यूरेट फॉर्म में समझ पाएंगे या देख पाएंगे। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेटल्स होते हैं ना वो शाइनिंग देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लस्ट्रस बोलते हैं। यानी मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस फॉर्म में होते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स नहीं चमकते भाई, नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी ये चमकते नहीं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है बच्चों, मैंने क्या कहा, एक्सेप्शन आपको याद रखना है बच्चों। यहां पर जो एक्सेप्शन आएगा वो आयोडीन, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, स्टार लगा ले, यहां पर स्टार लगा दे, आपको आयोडीन याद रखना है। नॉर्मली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी शाइनिंग देते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन आ जाता है आयोडीन, जिसमें शाइनिंग होती है। आपको यह पॉइंट याद रखना है बच्चा। एक्सेप्शन का आधा पेज केवल बनेगा, आपको सारे एक्सेप्शंस को एक साथ लिख लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, जो मेटल्स होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप लोहे को देखेंगे कितना ज्यादा हार्ड होता है, पेन भी देखो कितना ज्यादा हार्ड है, तो ये स्ट्रांग होता है यानी हार्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। अगर आप इनको चक्कू से कटना चाहे ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हाथ से भी ब्रेक कर सकते हैं, या आप चक्कू से भी इनको काट सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये बहुत वीक होते हैं। नॉर्मली जितने मेटल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन यहां पर आ गया सोडियम, यहां पर आ गया पोटेशियम। सर आप एक्सेप्शन पढ़ा रहे हैं या एक्सेप्शन होते ही हैं? बच्चा मैं कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ा रहा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं और मैं पढ़ा रहा हूं।
ये वन शॉट है, हमने वही चीजें रखी हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में है, ये पूछा जाता है, आपको ऐसे ही चीजों को समझना है। चलो अब नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ होते हैं, ज्यादा कठोर नहीं होते, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, स्मूथ ही होते हैं। चलो फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, यही वही स्ट्रॉन्ग वाली बात आ गई। यहां पर हमने हार्ड लिख दिया, इस चीज को हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं। नॉर्मली हम इसको स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, हार्ड भी बोल सकते हैं। दोनों पॉइंट में सर अंतर क्या है? यहां पर बॉन्डिंग की बात की गई है, यहां पर बॉन्डिंग की नहीं, यहां पर स्ट्रॉन्गनेस की बात की गई, यहां पर हार्डनेस की बात की गई है। दोनों पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन क्योंकि आपको बोर्ड में लाइनें तो बढ़ानी है तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स भी यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि हमने ऐसी ही चीजों को डिजाइन किया जैसे आप बोर्ड में लिखेंगे या आप बोर्ड की कॉपी लिखते हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो इसमें हमने लिख दिया, फिर हमने कह दिया भाई ये सॉफ्ट होते हैं जैसे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है डायमंड। इसका एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। अब देखो डायमंड जो होता है ना ये बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। यानी डायमंड नॉन मेटल है क्या सर? हाँ डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होता। नॉर्मली जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये सभी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड सॉफ्ट नहीं होता बच्चों, डायमंड सॉफ्ट नहीं होता। तो कैसे हमने एक पॉइंट के दो पॉइंट बना दिया, आपको समझ में आ रहा है? और हमने एक्सेप्शन भी यहां पर ऐड कर दिया डायमंड को। अरे बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, सारी बातें आपको समझ में आएगी, टेंशन बस नहीं लेना है और बढ़िया खुले माइंड से आपको समझना है चीजों को, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि जो आपके मेटल्स होते हैं ना ये मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको, और ये नॉन मेलेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, इनकी आप सीड्स बना सकते हैं, पीट पीट कर लंबी चौड़ी सीड्स बना सकते हैं। यानी आपने थोड़ा सा मेटल लिया, उसको आपने पीटना स्टार्ट किया, पीटना स्टार्ट किया, पीटना स्टार्ट कर दिया तो बड़ी सी सीट बन जाएगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड की बहुत बड़ी सीट बनाई जा सकती है। जो आप कई बार मिठाइयां खाते हैं ना तो ऊपर सिल्वर की प्लेट लगी होती है या गोल्ड की प्लेट लगी होती है और उसे आप चाव से खा जाते हैं, वो एक्चुअल में सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। हाँ वो एक्चुअल में सिल्वर और गोल्ड होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने वो मिठाई कहां से खरीदी। अब वो अगर आप अच्छी जगह से खरीद रहे हैं तो एक्चुअल में गोल्ड को ही, छोटे से गोल्ड को, एकदम छोटे से गोल्ड को पीट पीट कर एकदम लंबा बना दिया जाता है, उसकी सीट बना दी जाती है और मिठाई के ऊपर कवरिंग कर दी जाती है। और अगर आप देखेंगे आयरन को भी आप देखेंगे तो आयरन की कितनी बड़ी बड़ी सीट्स बनाई जाती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स की आप सीट्स नहीं बना सकते हैं, यानी इनको आप चौड़ा नहीं कर सकते पीट पीट कर। अब आपने पेंसिल को लिया और उसको पीटने लगे तो आपने सोचा कि और पेंसिल हमारी बड़ी हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन मेटल्स से, वो ग्रेफाइट है, नॉन मेटल्स में आ जाएगा। तो वो एक तरीके से हम कहेंगे कि भाई वो जो बन रहा है नॉन मेटल है, नॉन मेटल को आप पीट पीट कर बड़ा नहीं कर सकते हैं, जबकि मेटल्स को आप सीड्स के फॉर्म में बना सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डक्टाइल्स के ऊपर, यानी कहने का मतलब, डक्टाइल का मतलब क्या होता है सर? डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप वायर बना सकते हैं क्या? मेटल से आप वायर बना सकते हैं क्या? हाँ सर मेटल से तो वायर बनती है, मेटल कॉपर मेटल ही तो है जिसकी हम वायर यूज करते हैं। सिल्वर की भी वायर होती है और एल्यूमिनियम की भी वायर्स होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली आप देखेंगे जो आपके मेटल्स हैं उनसे ही वायर्स बनाई जाती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन नॉन मेटल से आप वायर्स नहीं बना सकते हैं, यानी ये नॉन डक्टाइल्स होते हैं। बोलो क्लियर है? इनसे आप वायर्स नहीं बना सकते, इनसे आप हीट्स को नहीं बना सकते, लेकिन इनसे आप हीट्स को बना सकते हैं, इनसे आप वायर्स को बना सकते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन फिर से आएंगे, सोडियम और पोटेशियम और गैलियम और सीजियम, ये सब एक्सेप्शन है, इन्हें आप याद रखेंगे, स्टार लगा लो, इन्हें आप याद रखेंगे। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। ये जल्दी रिएक्टिविटी को शो करते हैं। अभी आप रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ये बहुत कम होती है। एक्सेप्शन केवल डायमंड है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक मेटल की तरह। तो इसीलिए हमने कहा वैसे तो नॉर्मल तरीके से हम बात करेंगे तो जितने भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो लो होंगे, लेकिन
लेकिन बच्चा नॉन मेटल्स में डायमंड ही है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बच्चों ये बातें आपको समझ में आई क्या? आ जाओ आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिफरेंस की बात करते हैं। बहुत सारे आपको कुछ ना कुछ तो याद ही रह जाएंगे, 4 से 5 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो 4 से 5 एज इट आपको याद रहेंगे। आ जाओ आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं डेंसिटी की। इनकी हाई डेंसिटी होती है जबकि इनकी लो डेंसिटी होती है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे तो ये वेट में कैसे होते हैं, इनका वेट काफी हैवी होता है कि नहीं, और ये जो होते हैं इनका वेट लाइट होता है कि नहीं बताओ। नॉन मेटल्स जितने भी होंगे वो लाइट वेट के होंगे और मेटल्स जितने भी होंगे वो हैवी वेट के होंगे। बोलो ना, तो अगर हैवी वेट के हैं तो डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा वो उतना हैवी, और जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो उतना ही क्या होता है बेटा, उतना ही वो भारी नहीं होता, यानी उतना ही वो लाइट वेट में होगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं। केवल आपको याद रखना है लेड, केवल आपको याद रखना है लेड। लेड जो होता है ये पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना बच्चा लेड वाला। मैंने फिर से कहा कि आपको एक्सेप्शन पॉइंट को ज्यादा ध्यान देना है मेन पॉइंट से, और सभी एक्सेप्शंस को बुक में एक जगह लिख के पढ़ना है या कॉपी में एक जगह लिख के पढ़ना है। तो हमने कहा कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे लेड हो गया है ना, लेड आपका गुड कंडक्टर नहीं। ऐसा नहीं कि कंडक्टिविटी नहीं दिखाता, कंडक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी वेरी पुअर है, बहुत ही लो होती है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन सभी की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। केवल एग्जांपल, केवल एक्सेप्शन में आपको याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, अरे जो पेंसिल्स में होता है ना ग्रेफाइट, हाँ पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, तो वो जो ग्रेफाइट है ना ये कंडक्टिविटी को शो करता है, यानी इसमें कंडक्टिविटी होती है। तो आपको यहां पर ग्रेफाइट जरूर याद रखना है, यहां पर स्टार लगा लेना बच्चों, ये ग्रेफाइट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, यानी कंडक्टर्स नहीं होते, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इन्फ्लुएंस इनमें नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट ही एक ऐसा बंदा है, एलिमेंट है जो कंडक्टिविटी को शो करता है, और यहां पर सभी के पास कंडक्टिविटी होगी लेकिन लेड के पास बहुत ही कम होती है। आप इतना याद रखेंगे बस। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये सोनरस होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं। मतलब क्या है भैया, सोनरस का मतलब क्या है और नॉन सोनरस का मतलब क्या है? तो बच्चा सोनरस का मतलब यह है कि अगर आप मेटल को लेंगे और आवाज करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, ये मैंने 2 मेटल्स लिए हैं, देखना आवाज हो रही है कि नहीं, वॉइस आ रही है कि नहीं। हाँ, तो अगर आप इनको आपस में पीटेंगे तो इससे वॉइस कंडक्ट होती है, जबकि जनरली आप जब नॉन मेटल्स को लेकर आपस में पीटते हैं तो इनमें ज्यादा वॉइस कंडक्ट नहीं होती, यानी इनसे एक तरीके की वॉइस निकलती है लेकिन इनमें बहुत ज्यादा वॉइस कंडक्ट नहीं होती है। इसीलिए हमने कहा ये सोनरस होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं। बताओ, और ये पीरियोडिक टेबल वाला पॉइंट आता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड रखे गए हैं, इनको राइट हैंड साइड रखा गया। बस आपको इतना याद रखना है, और नहीं याद कर सकते तो इस पॉइंट को आप कट भी कर सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही आपके सिलेबस में नहीं है। बाय द वे अगर आपको याद रखना है तो लेफ्ट में हम किनको रखते हैं, बोलो लेफ्ट में हम रखते हैं मेटल्स को, और राइट में हम रखते हैं नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन पॉइंट से आपके मेटल एंड नॉन मेटल के जो डिफरेंस आते हैं दोनों, या दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, उनमें आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं होने वाली बच्चों, कहीं पर किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, मैं अब केमिकल रिएक्शंस की बात करता हूं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने कुछ बॉक्स बनाए हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी हम पर्टिकुलर इन बॉक्स की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि किस तरीके से ये बॉक्स आपकी हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। देखो ऐसे हेल्प करेंगे, जैसे हमने कहा कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो हमने लिख दिया मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमने लिख दिया कि जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। लेकिन जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो वैसे तो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर,
सभी नॉन मेटल्स वाटर के थ्रू मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो वाटर से रिएक्ट करेंगे उनमें हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलेगी और इनकी बातें भी हम आगे चल के करेंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे लिख लेंगे। इनकी पर्टिकुलर अभी हम बात करने वाले हैं कि मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा, कौन कौन सी रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट करती हैं, या कौन सी रिएक्शन से कौन सी एक्टिविटी निकल के आती है जो बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन हमेशा उससे पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से कुछ आपको डिजाइन वे पर हमने चीजों को दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये 3 रिएक्शन इधर थी और 3 रिएक्शन इधर है, नहीं टोटल 6 रिएक्शंस हो गई कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। तो ये हमने लिख दिया बच्चा, ताकि आपको बाद में ना याद करना पड़े, एक छोटे से पेज में आप इन चीजों को लिख सकें। 6 रिएक्शंस हैं, अगर आपने लिख दिया तो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है कि कौन किसी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। अभी तो हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ये चार्ट, इसीलिए मैंने इन चार्ट को आपके सामने रखा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर जनरली कोई पूछ लेता कि मेटल इसके साथ रिएक्ट करता तो क्या बनता, तो आपको आना चाहिए क्योंकि सामने लिखी हुई है चीजें। अब हम पार्टिकुलर बात करने वाले हैं। आइए अब हम पार्टिकुलर बात करेंगे कि मेटल की रिएक्शन होती है अगर ऑक्सीजन के साथ, तो इनमें कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और क्या फॉर्म होती है चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब आपके मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बच्चा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेटल है, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो मेटल ऑक्साइड बने हैं। सर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे बच्चा, बिल्कुल समझाएंगे। जैसे हमने मेटल लिया यहां पर कॉपर और इसकी रिएक्शन हमने करा दी है ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए। अब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MO होता है। MO यानी लास्ट में ऑक्सीजन लगा रहना चाहिए, उसके साथ मेटल होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेटल हो गया, ऑक्सीजन लग गया तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया। इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, इसी को तो मैं मेटल ऑक्साइड कह रहा हूं बच्चों, इसी को तो मैं मेटल ऑक्साइड कह रहा हूं। और जब हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर भी मेटल ऑक्साइड बन गए। देखो ना एल्यूमिनियम यहां पे है, ओ यहां पे है, तो ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। तो जब जनरली हम लोग रिएक्शन करवाते हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ बच्चों, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं यहां पर एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सेप्शन यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन चीजों को तो देखा कि कॉपर ऑक्साइड कैसे बन रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं कि मेटल ऑक्साइड जो आपको अभी मिल रहे थे, MO जो आपको मिल रहे थे, यानी मेटल ऑक्साइड जो आपको मिल रहे थे, उनका नेचर कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर उनका नेचर बेसिक नेचर के वो होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं सर। जैसे कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा सर, तो आप कह देंगे सर ये एक तरीके का इसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा। लेकिन क्या हर बार जो मेटल ऑक्साइड हैं क्या इनका नेचर हर बार बेसिक ही होगा क्या? तो आंसर है नो। आंसर क्या है, नो। इनके कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं और इन एक्सेप्शन को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के नेचर को साथ में कंटेन करे, साथ में रखे। वो एसिड भी है, वो बेस भी है। उन ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये जो नो हमने लिया है ये किसके लिए लिखा हमने, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए हमने लिखा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टी को भी रखते हैं भाई, और ये बेसिक प्रॉपर्टी को भी रखते हैं, इसीलिए हमने इनको एम्फोटेरिक कह दिया। लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन एसिड के साथ करा देता हूं तो मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और वाटर गैस मिल जाती है। लेकिन फिर से अगर मैं इसी की रिएक्शन बेस के साथ करा देता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। इसे मैं सोडियम एल्यूमिनेट भी कहता हूं और मुझे वाटर मिल जाएगा। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि हर बार यहां पर ये मैंने एसिड लिया है, अगर मैंने HCl को एसिड लिया है तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका बिहेवियर यहां पर बेस की तरह है बच्चों।
और अगर मैंने यहां पर बेस लिया है, क्या लिया है, बेस लिया है, तो यहां पर इसका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। सर क्यों? क्योंकि बनने वाली दोनों चीजें क्या हैं, सॉल्ट फॉर्म में बन रही है। किस फॉर्म में बन रही हैं, सॉल्ट फॉर्म में। यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आ रहा होगा। तो अगर आप देख रहे हैं एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका जो कल्चर हो जाता है, यानी नेचर हो जाता है, वो बेसिक हो जा रहा है। और जब आप बेस के साथ करवा रहे हैं तो ये एसिडिक फॉर्म में हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये दोनों की प्रॉपर्टी को साथ में रखता है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड भी हो, बेस भी हो, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइक जिंक ऑक्साइड। क्लियर है क्या बच्चों? अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। किसकी? हम मेटल ऑक्साइड ही पढ़ रहे हैं बाबू। अभी मेटल ऑक्साइड से हम भागे नहीं हैं। अभी हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है। हमने देखा मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, लाइक एल्यूमिनियम और लाइक जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बातें क्लियर हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड रहते हैं क्या ये वाटर के साथ सॉल्युबल हैं क्या? तो मैक्सिमम जो MO है यानी मेटल ऑक्साइड हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ। यानी मैक्सिमम, जैसे आप बात करते हैं आयरन की, बताओ अपने लोहे को आप पानी के साथ मिलाएंगे, वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा क्या? आपका लोहा खत्म हो जाएगा क्या? आयरन खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी को नहीं शो करते हैं। अगर आपने गोल्ड को लिया, अगर आपने सिल्वर को लिया, अगर आपने गोल्ड को लिया, क्या ये वाटर के साथ सॉल्युबल हैं क्या? ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल ऑफ वाटर। लेकिन फिर से एक्सेप्शन की बात आती है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं लाइक सोडियम ऑक्साइड, लाइक पोटेशियम ऑक्साइड, जो आसानी से वाटर के साथ रिएक्टिविटी को शो करते हैं बच्चों। अगर आप इनकी रिएक्शन, यानी अगर आप इस MO की रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड की, सोडियम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं, ये जबकि सॉलिड फॉर्म में, ध्यान से देखो ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन तब भी ये वाटर के साथ क्या है, सॉल्युबल है, और ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आपका पोटेशियम है, अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड को मिला देते हैं किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मेटल सॉलिड फॉर्म में है, मेटल्स तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तब भी ये वाटर के साथ रिएक्टिविटी को शो कर रहे हैं। रीजन है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स वाटर के साथ रिएक्टिविटी को शो करते हैं या वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। यानी मैक्सिमम मेटल्स तो नॉन सॉल्युबल हैं वाटर के साथ, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। इज इट क्लियर? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? मजा आ रही है क्या? हाँ सर, मजा तो आ रही है और समझ में भी तगड़ा आ रहा है। अगर आपने पहले से चैप्टर को पढ़ रखा है, रिवाइज करना है, तो केवल 2x में आपको स्पीड कर लेना है और रफली ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ते जाना, जल्दी जल्दी पढ़ते जाना, ठीक है ना? आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स की। ठीक, हमने मेटल्स को देखा कि किस तरीके से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये किस तरह से बिहेव करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, यानी कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं और आगे क्या होने वाला है। इन चीजों को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, तो आइए इन चीजों को हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो सर क्या बनाते हैं? सर वो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। बच्चों क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इन नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवा दें, H2O मॉलिक्यूल्स के साथ करवा दें, किसके साथ? H2O मॉलिक्यूल्स के साथ करवा दें, तो आप देखेंगे आपको एसिड मिला हुआ दिखेगा, यानी एसिड्स प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। ध्यान से समझना, मैंने नॉन मेटल लिया, नॉन मेटल की रिएक्शन मैंने करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बन गए। और इन नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने अगर किससे करवा दी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या सभी नॉन मेटल्स की ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते होंगे? क्या नहीं?
नहीं, कुछ की करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, फिर एसिड बना लेते हैं। आइए इनकी भी रिएक्शंस को ध्यान से समझते हैं बच्चों, बहुत मजा आने वाली है। जैसे हमने क्या कहा ना, कार्बन, तो कार्बन कैसा है, कार्बन नॉन मेटल है। कैसा है, नॉन मेटल है। तो अगर हमने इस नॉन मेटल की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक तरीके की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है बच्चों। कैसी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एक तरीके की गैस है। इसी तरह जब मैंने सल्फर की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है। और जब मैंने सोडियम की रिएक्शन किया, जब मैंने नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गई। बोलो चीजें क्लियर कि नहीं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है बच्चों। ये तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएंगी। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ना, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं इनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, अगर मैं इनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं बच्चों, ध्यान से देखो, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करवा दूं तो मुझे एसिड कंपोनेंट्स मिलेंगे। ध्यान दो इधर, मैंने SO2 को लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स को लिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया H2SO3। क्या मिल गया मुझे, H2SO3। और इसको मैं कहता हूं सल्फरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड बोलता हूं, ठीक है ना, H2SO3। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे यहां पर मिल गया कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3 बच्चों। H2CO3 इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बातें अगर क्लियर हो तो फिर मैं आगे बढ़ने की कृपा करूं। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं क्या, हाँ इतनी बातें क्लियर हो तो आगे बढ़े। H2SO3, H2SO3 होता है कि H2SO4 होता है बच्चों, यहां पर H2SO4 होता है क्या, हाँ H2SO4 होता है। H2SO3 यहां पर आपको गलत लिखा हुआ है तो इसको आप सही कर लेंगे, यहां पर H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, आगे बढ़ें, बता दो आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ें क्या, ठीक चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने, इसको सही कर लेंगे आप, H2SO4 कर लेंगे, ठीक आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेटल विथ वाटर, यानी कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। सर अभी अभी जो देखा था मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, और कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। अगर मैं मेटल की रिएक्शन वाटर्स के साथ कराता हूं तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मेटल डू नॉट रिएक्ट ऑल मेटल विथ वाटर, यानी सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्टिविटी को नहीं शो करते। अब आयरन वाटर के साथ क्यों मिलेगा, या गोल्ड आयरन के साथ क्यों मिल जाएगा, या सिल्वर सॉरी उसके साथ क्यों मिलेगा, वाटर के साथ क्यों मिलेगा, नहीं मिलता, ये डिसॉल्वेबल ही नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हम कह सकते हैं। ठीक है अगर हम बात करते हैं कुछ मेटल्स जो किसके साथ रिएक्टिविटी को शो करते हैं, वाटर के साथ शो करते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि मैक्सिमम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो गैस निकलती है बच्चों, इस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन। यहां से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने बनाया था, अभी मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं। और अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड को ले लूं और दोबारा से रिएक्शन करा दूं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएंगे। आइए इसकी बात करते हैं, आइए बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां से स्टार्ट हो रही हैं और बोर्ड ने बाबू यहां से क्वेश्चन बना लिए हैं, काफी बार बनाए हैं। तो आइए बात करते हैं कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी को शो करते हैं। अभी हमने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम, लेकिन क्या और होते हैं क्या, हाँ और होते हैं। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड ने क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं वहां से। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमने सोडियम और पोटेशियम को देखा ही था अभी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को अगर हम देख रहे हैं तो एक बातें और हमें याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिविटी को शो करते हैं, ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है, कौन कम। और वैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ना है आपको। ठीक, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं, इसीलिए ये कोल्ड वाटर के साथ भी
रिएक्शन कर सकते हैं, यानी ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस देखो निकल रही है। ये ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देना है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और साथ ही साथ में ज्यादा रिएक्टिविटी को शो कर रहे हैं, इसीलिए इनमें हीट भी निकलती है। आपने पढ़ा होगा कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कभी ना करवाना, क्योंकि विस्फोट होता है वहां पर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, हीट निकलती है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेंगे ही बनेंगे। आपको याद क्या रखना है कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिविटी को शो करते हैं। बोर्ड एग्जाम ने एक बार पूछा था कौन कोल्ड में करता है, कौन स्टीम में करता है, कौन नॉर्मल वाटर में करता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपको याद रखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोल दो क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। आगे बात करते हैं, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिविटी को शो नहीं करता। कैल्शियम के लिए आपको नॉर्मल वाटर रखना पड़ेगा और ये लेस वायलेंट होता है, यानी कि ये हीट को भी प्रोड्यूस नहीं करता और ये केवल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। यहां पर हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम की रिएक्शन हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करा दी तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, साथ ही साथ में हमें क्या मिल गई, एक गैस मिल गई जो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। बच्चों ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस तो मिल रही है लेकिन यहां पर हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, बोलो हीट प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मल वाटर कहने का मतलब यह है कि आप अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिविटी को करेंगे तो इनकी रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन स्लो होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? और हल्का सा अगर ठंडा कम होगा पानी तो जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी, तब भी यहां पर हीट जनरेट नहीं होगी क्योंकि ये लेस वायलेंट होता है। तो वायलेंट का मतलब होता है तुम बहुत ज्यादा वायलेंट दिखा रहे हो, नहीं कहने का मतलब ये है कि तुम गर्मा गर्मी दिखा रहे हो, वैलेंसी, और ये बहुत ही ये ज्यादा वायलेंट होते हैं, ये कम वायलेंट होते हैं, इसीलिए ये हीट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बच्चों, लेकिन ये हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे बोलो दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। क्लियर है ये क्या? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाते हैं, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम की रिएक्शन आपको हॉट वाटर के साथ करवानी पड़ेगी। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। अब ये नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, नॉर्मल वाटर के साथ भी इनकी रिएक्शन नहीं होगी। कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन कौन कर रहा था? सोडियम कर रहा था और भैया पोटेशियम कर रहा था, ये सोडियम लगा, ये ए लिखा हुआ, ठीक है ना, और पोटेशियम कर रहा था और कैल्शियम भी कर रहा था। ये कोल्ड वाटर के साथ, ये नॉर्मल वाटर के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम की रिएक्शन बहुत ही कम होती है। अगर नॉर्मल वाटर होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और इनमें दोनों में हीट प्रोड्यूस होती है, इन दोनों में हीट प्रोड्यूस होती है और इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। ये मैंने आपको समझा दिया था, आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन मैग्नीशियम जो है ना इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो कोल्ड वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन को कर सकता है या रिएक्टिविटी को दिखा सकता है बच्चों। तो यहां पर वाटर का हॉट होना जरूरी है, गर्म पानी के साथ ही इसकी रिएक्शन पॉसिबल है। इसीलिए हमने यहां पर लिखा, यहां पर हमने सिंबल बना दिया है किसका? हीट का। यहां पर हमने सिंबल बना दिया है हीट का। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमने लिया है यहां पर हमने हॉट वाटर लिया है बेटा, हॉट वाटर लिया है, इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और फिर से हाइड्रोजन गैस मिल रही है, देखो फिर से हाइड्रोजन गैस मिल रही है, तो फिर से हाइड्रोजन गैस बन गई, वो है भैया, फिर से हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। तो जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। फिर से एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहां पर ये रिएक्शन फिर से नहीं हो रही थी। तो हमने देखा रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, तो हमने देखा भाई रिएक्शन अब इसमें काफी लग जाएगा, 1-1.5 घंटे का लगातार रिकॉर्डिंग चलती है। कुछ काम है क्या? ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एल्यूमिनियम वाटर की। तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो भाई रिएक्शन हो ही नहीं रही थी। हमने सोचा यार कोल्ड वाटर के साथ करा दी, रिएक्शन नहीं हुई। हमने हॉट वाटर के साथ करा दी, रिएक्शन नहीं हुई। तो हमने सोचा रिएक्शन हो क्या नहीं रही यार। तो हमने वाटर के लेवल को बढ़ाया, यानी कि हीट लेवल को बढ़ाया। तो जब वाटर स्टीम होने लगा ना तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई। तो हमें एक चीज पता चल गई कि जो एल्यूमिनियम है ना वो केवल और केवल स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन को शो करता है, यानी कि ये नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन को शो नहीं करेगा। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जब तक वो वाटर स्टीम फॉर्म में नहीं होगा। अगर आप इस वाटर को किस फॉर्म में ले लें, अगर आप इस वाटर को स्टीम
स्टीम फॉर्म में ले लेते हैं तो बच्चों आपकी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी और आपको मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएंगे और फिर से हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। यहां पर भी आपको इसी तरह हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, यानी कि जैसे एल्यूमिनियम हो गए, जैसे आपके आयरन हो गए, ये नॉर्मल तरीके से एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक नॉर्मल तरीके के वाटर से यानी कोल्ड, हॉट या नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करते, बट ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन को करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जितनी भी रिएक्शन देखी मेटल एंड वाटर की, वहां पर एक कॉमन गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। बच्चों दिमाग में इस चीज को बैठा लेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं मेटल की रिएक्शन हमें करवानी है, मेटल की रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाते हैं, अभी हम डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं और डाइल्यूट एसिड में हम लेने वाले हैं HCl को। डाइल्यूट एसिड में हम लेने वाले हैं HCl को। डाइल्यूट एसिड हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें रिएक्शन करवानी है लैब के अंदर और हमें इस रिएक्शन को ज्यादा हार्मफुल नहीं बनाना, तो डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो चीजें ज्यादा हार्मफुल नहीं होंगी। कंसंट्रेटेड फॉर्म हार्मफुल हो सकता है, गलती से अगर गिर गया ना तो हमारा हाथ जल सकता है, हमारी स्किन जल सकती है, इसलिए हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया ताकि रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाए। तो जब भी हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं बच्चों, तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलते हैं। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस मिलती है बच्चों। क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है। अब एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पूछी जा चुकी है बच्चों। एक्टिविटी नंबर 1.1 3.11, ठीक है। एक्टिविटी 3.11 है जिसमें आपको एक चार्ट दिया गया है और आपको फिल करने के लिए कहा गया है कि आपको फिल करना है कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन क्या बनाएगा, कौन सी रिएक्शन तेज होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी या कौन सी रिएक्शन मीडिएटर फॉर्म में होगी, धीमे तरीके से होगी। तो जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम की हमने बात की और इसकी रिएक्शन हमने करा दी डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें मिले क्या? हमें जब मिला तो हमें मिला MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गई और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई होती है। अभी हम रिएक्टिविटी की बात जस्ट इसके बात करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड्स मिल रहे हैं। जब हम जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक क्लोराइड मिल रहे हैं। जब हम क्या बता रहे हैं बेटा, आयरन को मिला रहे हैं तो आयरन क्लोराइड्स मिल रहे हैं हम लोगों को। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस सब में निकल रही है। कोई रिएक्शन बहुत ही तेज हो रही है, अब आयरन वाली रिएक्शन कम हो रही। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी लेस होती है, तो लेस रिएक्टिविटी होने के कारण इसकी रिएक्शन भी स्लोली फॉर्म में होगी। बट अगर हम कॉपर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहां पे छिपा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहां पे छिपा हुआ है। कॉपर की रिएक्शन करा दो डाइल्यूट HCl के साथ तो कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसके लिए मैं आपको एक बार रिएक्टिविटी दिखा देता हूं। इसके लिए मैं आपको एक बार रिएक्टिविटी बता दूं तो आपको और ही बढ़िया तरीके से समझ में चीजें आ जाएंगी। आ जाओ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये रही रिएक्टिविटी, इसकी बात कर लेते हैं। देखो इधर देखो, इस रिएक्टिविटी को ध्यान से देखना, इस रिएक्टिविटी को ध्यान से देखना। हाइड्रोजन यहां पे बैठा हुआ है। जैसे जैसे तुम इस तरफ बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी रिएक्टिविटी लेस होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। यानी इधर के मेटल्स ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेंगे और इधर आप आएंगे तो ये रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। तो अगर हाइड्रोजन पहले आ गया, कॉपर बाद में आ रहा है, यानी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो कोई भी रिएक्शन इन दोनों के बीच में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर से मैं अपने टॉपिक में आता हूं। मैं कहां पे था बच्चों? मैं आपको पढ़ा रहा था ये चीज, ठीक है। मैंने आपको ये चार्ट पढ़ाया जो आपके एक्टिविटी 3.11 का है। मैंने कहा कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सभी रिएक्शंस जो हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं। यहां पर हो क्या रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जा रहा है और मैग्नीशियम हर बार हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। तो जहां जहां हाइड्रोजन था वहां वहां वो मेटल आ जा रहा है। जैसे यहां पर मैग्नीशियम ने ले लिया, यहां पर एल्यूमिनियम ने ले लिया, यहां पर जिंक ने ले लिया, यहां पर आयरन ने ले लिया। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि आपका कॉपर लेस रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जब ये कॉपर जाएगा इसकी जगह लेने तो हाइड्रोजन इसको मार के भगा देगा, भाई तुझसे ज्यादा रिएक्टिविटी मेरी है, तू मेरी जगह मत ले,
ले ही नहीं सकता क्योंकि रिएक्टिविटी तेरी लो है, इसीलिए ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। रीजन मैंने बता दिया। बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या? कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट सेशन ओपन है, आपको कमेंट करना है। आपके सभी डाउट्स के जितने भी आपके डाउट होंगे तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी हमने बंदों को बैठा रखा भाई कि आपके डाउट न रह जाएं, जल्दी जल्दी डाउट पूछो, जल्दी जल्दी उसके आंसर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर मैं मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाता हूं तो यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस नहीं दिखेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा यहां पर जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और H2O बना देगा। हाइड्रोजन को बनना था हाइड्रोजन, लेकिन बन गया H2O, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए, हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिली। जैसे हमने मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दी तो हमें मेटल नाइट्रेट मिले, हमें NO मिला और हमें H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए, लेकिन हमें वो कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिली। एक रिएक्शन ध्यान से समझे, जब मैंने जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवाई? नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई तो मुझे जिंक नाइट्रेट मिला, मुझे NO मिला, मुझे H2O मिला, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर H2 गैस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर से एक्सेप्शन यहां पर आ रहा है, हाँ बच्चों फिर से एक्सेप्शन यहां पे आ रहा है। आपके जो मैग्नीशियम है और जो आपकी मैग्नीज है, जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको दिखेगा कि यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से आप समझेंगे। जब भी हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेता है और इस कारण से हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। लेकिन जो आपके मैग्नीज हैं या मैग्नीशियम हैं, उनकी जब रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है बच्चों। इसी बात को कहते हैं कि भाई मेटल नॉर्मल तरीके से तो यानी कि मेटल जितने भी मेटल होंगे वो नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस के साथ जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोल दो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। तो आ जाओ, एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी जिससे बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन भी पूछे हैं। मैंने कहा कुछ एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम एक्टिविटी की अलग से सीरीज बना लिए हैं, बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगी। तो एक्टिविटी की प्रॉपर वन शॉट बने हुए हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें नहीं छोड़ सकते। हम उनको वन शॉट में कवर कर रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन बना रखे हैं बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहां पर एक एक्टिविटी ये भी समझाऊंगा, पहले उससे पहले चीजों को समझो। अगर मैं मेटल की रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ? सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ। यदि मैं क्या करता हूं, मेटल की रिएक्शन करवा देता हूं सॉल्ट सोल्यूशन के साथ या अदर मेटल्स के साथ, तो क्या होगा? यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। अगर मैंने ए मेटल की रिएक्शन बी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ करा दिया तो मुझे देखने के लिए मिलेगा कि बी मेटल अलग हो जाएगा और ए मेटल इस सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ऐड हो जाएगा। सर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे सर बताइए तो। बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, समझिए तो। अरे समझ लीजिए, देखो ये है ट्यूब 1, ये है ट्यूब 1 और ये हमने क्या कहा, ये है ट्यूब 2 यानी ट्यूब सेकंड। ये ट्यूब सेकंड है, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेटेड वे पर समझ रहे हैं आप। समझाइए बस, आप समझाइए सर। तो समझा रहा हूं बच्चों। इधर देखो, यहां पर मैंने क्या रखी है? आयरन नेल रखी है यहां पर, यानी आयरन नेल यानी कि Fe और मैंने रख रखा है। जो सोल्यूशन यूज किया है CuSO4 का सोल्यूशन यूज किया है, यानी मैंने क्या किया, मैंने Fe लिया, मैंने सोल्यूशन यूज किया CuSO4 का। तो मुझे देखने के लिए मिला कि Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और Fe ने Cu की जगह ले ली और Cu यहां से क्या हो गया? Cu अलग हो गया और यहां पर बन गया FeSO4। यानी इस तरह से मैंने Cu मेटल को अलग किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के, क्योंकि जो Fe था वो ज्यादा रिएक्टिव था।
मोर रिएक्टिव था। तो मोर रिएक्टिव ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस्ड कर दिया, मारकर बाहर निकाल दिया, तो Cu अलग हो गया। यानी कहना यह चाहता हूं, मेरे पास एक मेटल था Fe, मेटल ए था Fe, और सोल्यूशन था मेरे पास CuSO4। जब रिएक्शन हुई तो यहां पर मिल गया FeSO4 और मेटल बी मुझे अलग होता हुआ दिख रहा है Cu। देखो मेटल बी में क्या था, Cu था, इसने अपने आप को अलग कर लिया। दूसरी रिएक्शन भी आपको दिखाई गई कि दूसरे रिएक्शन में क्या किया गया, आपके पास एक कॉपर था। क्या था बच्चों, आपके पास कॉपर था, और कॉपर के साथ जो हमने सोल्यूशन यूज किया था, कॉपर वायर थी, सोल्यूशन था हमारा क्या, सोल्यूशन था हमारा FeSO4 हमारा सोल्यूशन था। और जब हमने इसकी रिएक्शन कराई ना बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो क्या Fe से? अरे ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए इसकी रिएक्शन भी यहां पर नहीं होगी। एक बार रिएक्टिविटी फिर से देख लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इधर देख लो, इधर ये देखो रिएक्टिविटी, यहां पर आपका Fe है, ये आपका Fe है, यहां पर आपका Cu है, यानी Fe ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा, Cu कम रिएक्टिविटी को शो करेगा। Fe Cu को डिस्प्लेस्ड कर सकता है, लेकिन Cu Fe को नहीं कर पाएगा। बच्चों आ जाओ, इस चीज को बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये एक्सरसाइज यानी कि ये एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा, वन साइड, हमने कहा कि ये ट्यूब 1 है, ठीक है ना, ये ट्यूब 01 हो गई। हमने कहा कि यहां पर हमने सोल्यूशन जो लिया है CuSO4 लिया है, इसकी जब हमने रिएक्शन करा दी तो FeSO4 मिला, और Cu यहां पर अलग होता हुआ आपको दिख रहा है। पहले इसका सोल्यूशन ब्लू कलर था, बाद में इसका सोल्यूशन ग्रीन कलर में चेंज हो गया बच्चों, लेकिन यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे जो आपकी कॉपर वायर है यानी Cu, और यहां पर आपने सोल्यूशन याद लिया है FeSO4, तो Fe आपका मोर रिएक्टिव है, और ये आपका लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी बच्चा नहीं हो पाती, क्योंकि लेस रिएक्टिविटी वाला कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ये एक्टिविटी नंबर 1.1 भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार आप एक्टिविटी चेक कर लेंगे कि शायद 1.1 तो नहीं, एक बार देख लेंगे, एक्टिविटी का नंबर इधर उधर हो जाता है, दिक्कत नहीं, ठीक, एक्टिविटी है, बस इतना क्लियर, ठीक, ओके, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो रिएक्टिविटी को कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक मैंने कई बार आपको बताई, फिर से बता रहा हूं। ये पूरी ट्रिक, ये आपको पूरी रिएक्टिविटी याद होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको अभी तक याद भी हो गई होगी। बाय द वे, जिन बच्चों को अभी तक ये एक्टिविटी भी नहीं याद हुई है, उनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। देखो, कह दो ना, इधर देखो, कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, यानी कि मरकरी मिली, यानी मरकरी सिल्वर ऑडी प्लेटेड गाड़ी। ठीक, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। यदि आपके पास इससे साधारण ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, तो और अच्छी बात है। वैसे हमने बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाई ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अरे बोलो, यहां तक की चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि जब हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल्स के साथ तो क्या होता है। अभी हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी, अभी हमने नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ी, अब हम मेटल और नॉन मेटल को मिलाने वाले हैं। तो नॉन मेटल और मेटल्स जब मिलते हैं तो क्या होता है बच्चों, आइए बढ़िया तरीके से समझते हैं। हमने मेटल लिया है, सभी बच्चों को पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। लाइक सोडियम हो गया, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसके कारण सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का, यानी कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। कौन बनाता है? मेटल्स बनाते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है माइनस चार्ज आ जाता है, और एक तरफ प्लस चार्ज,
एक तरफ माइनस चार्ज, दोनों आपस में मिल गए तो बना NaCl, जिन्हें हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन्हीं को हम आयनिक कंपोनेंट कहते हैं। आयनिक बॉन्ड किन्हें कहते हैं कि जैसे मैंने ये Na बना दिया, ये मैंने क्लोरीन बना दिया, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं बच्चों। और जो कंपाउंड होगा वो है NaCl, तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। यानी जब मेटल एंड नॉन मेटल्स बनते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड को बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। यहां से बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं उसकी बात करता हूं। उससे पहले मुझे बच्चों को और बढ़िया तरीके से एक बार मुझे लग रहा है कि आयनिक बॉन्ड को क्लियर कर दिया जाए। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, आपको एक तरफ क्या लेना है, मेटल को लेना है। मेटल आपने ले लिया है सोडियम, आपको एक तरफ क्या लेना है, नॉन मेटल को लेना है बच्चों। तो नॉन मेटल में आपने ले लिया है क्लोरीन। अब आपको पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर अभी भी बताया था 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करेगा, जिसके कारण सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। कौन सा चार्ज आ जाता है, सोडियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस तरह से ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो गेन करने के कारण इस पर जो चार्ज बच्चों आएगा वो निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। यानी एक तरफ हमने कहा कि हमारा सोडियम पॉजिटिव चार्ज के साथ है, एक तरफ हमने कहा क्लोरीन हमारा निगेटिव चार्ज के साथ है। तो इन दोनों पर आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, और इस तरह से एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और इसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इससे बने हुए कंपोनेंट लाइक NaCl जो बन गया हमारा, इसको मैं आयनिक कंपाउंड कहता हूं। तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या, हाँ इतना ही पढ़ना है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था वो यहां से पूछा था कि प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड आपको बताना है कि आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में बोर्ड एग्जाम ने पूछ रखा है। तो आइए बात करते हैं हेडिंग वाइज। मैंने क्या कहा था, हम वैसे ही हेडिंग देंगे। अब देखो आप कह रहे होंगे सर आप तो लगातार पढ़ाते चले जा रहे हैं, सर इतना लंबा लेक्चर हो गया क्या, नहीं। देखो हम हर एक वो बात जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या वो एक्टिविटी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपको नोट्स बेहतरीन मिले, हम इन सब पर वर्क कर रहे हैं ताकि जब आप इन लेक्चर को अटेंड करें ना, नए लेक्चर हैं एकदम से, आपको नए सिलेबस पर मिलेंगे सारे लेक्चर, ठीक है। इधर उधर की बेसिल की बातें नहीं मिलेगी। मैं ज्यादा कॉमेडी भी नहीं कर रहा हूं, इधर उधर की बातें भी नहीं कर रहा हूं भाई, मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम जल्दी ही आने वाला है और उससे पहले आपको रिवीजन बेहतरीन देना है। हमने पूरे वन शॉट की सीरीज आपके लिए फ्री कर दी है, जबकि यही वन शॉट की सीरीज हमने ऑनलाइन में आपको पेड फॉर्म में दिया है। जिन बच्चों को ऑनलाइन जो हमसे पढ़ते होंगे उनको पता भी होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, तो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल नेचर की। फिजिकल नेचर की तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, NaCl को ले लिया, NaCl को ले लिया। सामने भी आपको जो दिख रहा है वो NaCl है। एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक के पास अधिकता थी, तो दोनों ने बॉन्ड बनाए। इन बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या आयनिक मॉलिक्यूलर, इनसे बने हुए कंपोनेंट्स को कह देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। तो जो इनकी पहली प्रॉपर्टी आती है वो फिजिकल नेचर के ऊपर आती है। इनका फिजिकल नेचर यानी ये जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, यानी कि सोडियम और Cl के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर काम कर रहा है। यहां पर फोर्स काम कर रहा है बच्चों, एक तरीका क्या काम कर रहा है, एक तरीके का यहां पर फोर्स काम कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस वजह से ये हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट या इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है बच्चों, और जब आप इन्हें ब्रेक करते हैं तो आपको हीट की नीड पड़ती है। इनको ब्रेक करने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप हीट देंगे तो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और अगर बात करते हैं इनके सॉल्युबिलिटी की, तो भाई अगर आप इनको वाटर के साथ ऐड करेंगे, अगर आप इन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड करेंगे तब तो ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन के साथ या पेट्रोल के साथ अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये उसके साथ सॉल्युबिलिटी को नहीं शो करते, इनसॉल्युबल ऑफ या इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है ना, अब ये जो NaCl है घरों में यूज करने वाला नमक ही तो है, अगर इसको आप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको केरोसिन या पेट्रोल के साथ मिलाएंगे, मिलाकर देख भी सकते हैं, तो ये उनके साथ सॉल्युबिलिटी को शो नहीं करता बच्चों, इसीलिए कहते हैं इनसॉल्युबल होते हैं इसमें। अगर हम इनके कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो बच्चे कह देते हैं ना, जो आयनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं, लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। अगर आपको कंडक्टिविटी चाहिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O को, यानी केवल और केवल NaCl यानी नमक को अगर ले लिया जाए, सॉल्ट को ले लिया जाए और सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट रहे, और आप चाहते हैं कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर उसके साथ आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होने लगे। अरे तो इसीलिए हमने लिखा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपने उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हैं, वाटर के साथ उनको मिला दिया है, तो वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं। ये बात आपके जहन और दिमाग में होनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट भी होगा, जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बाद एक टॉपिक आता है। आपका टॉपिक है क्या? आपका टॉपिक है मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स और ओर्स, इसको आप सही कर लेंगे बच्चा। यहां पर मेटल्स लिखा हुआ है ना, तो आप इसको काट कर मिनरल्स कर लेंगे। मिनरल्स और ओर्स की हम बात करने वाले हैं। इमेज में आप देख लें मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। तो बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें, बट आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन की गई है स्लाइड्स को, ताकि आपको उनको बढ़िया तरीके से समझाया जा सके। और जब आपको नोट्स भी मिले, आप इसी तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको वो नोट्स को समझने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, आ जाओ। मिनरल्स क्या होते हैं? वो सब कुछ जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। तो क्या वो सब कुछ जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, क्या वो सभी ओर्स होते हैं क्या? नहीं। ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम अर्थ से निकाल कर सेल कर सकते हैं, रिफाइनिंग करने के बाद सेल कर सकते हैं, वो सभी ओर्स होते हैं। इसीलिए हमने कहा ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। यानी कि जमीन से निकाली हुई हर एक वो चीज जो जमीन से मिले वो ओर्स नहीं है, लेकिन ओर्स जरूर मिनरल्स हैं, क्योंकि वो जमीन से ही निकाले गए हैं। फिर से मैं क्लियर करता हूं, जैसे मैंने क्या किया ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने जमीन से दो चीजें, अर्थ क्रस्ट से मैंने ये दो चीजें निकाली। अब मैं कहता हूं इसे मैं सेल नहीं कर सकता हूं, ये सेल करने के लायक नहीं है, तो ये हमारा मिनरल्स हो गया, ये ओर्स नहीं है। बट अगर मैं इसे सेल कर सकता हूं बच्चों, तो ये ओर्स हो गया। इसको मैं रिफाइनिंग करूंगा, इसकी रिफाइनिंग करने के बाद इसे मैं सेल कर दूंगा। यानी है तो दोनों मिनरल, लेकिन ये ओर है क्योंकि इसका मैं सेल कर सकता हूं, इसकी सेल नहीं कर सकता हूं, इसलिए ओर्स नहीं है बच्चों। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये चीजें आपको समझ में भी आ गई है। डाउट काउंटर तो ओपन है, मैं बार बार कहता हूं। आपको कमेंट बॉक्स में डाउट पूछना है, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी जो भी आपका डाउट है। अब ये बहुत ही प्यारी सी एक बात है, एक चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आगे के टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आपको इस चार्ट को समझना चाहिए। बिना इस चार्ट के आप आगे के पॉइंट को नहीं पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। तो अच्छी तरीके से इस चार्ट को आप समझेंगे। देखो, हमने क्या कहा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हम 3 मेटल्स को रखते हैं। 3 मेटल्स कैसे? तो हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझना। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हम 3 ग्रुप को रखते हैं, मेटल्स नहीं कहेंगे, 3 ग्रुप को रखते हैं। एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं,
एक ऐसे होते हैं जो मीडिएटर रिएक्टिविटी को शो करते हैं, और एक ऐसे ग्रुप जो बहुत ही कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं। यानी हमने 3 ग्रुप बना दिए, नंबर 1 ग्रुप, नंबर 2 ग्रुप, नंबर 3 ग्रुप। एक ग्रुप बहुत रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, एक मीडिएटर के फॉर्म में है, और एक बहुत ही लो यानी कि एक मीडियम रिएक्टिविटी को शो कर रहा है और एक बहुत लो रिएक्टिविटी को शो कर रहा है। 3 ग्रुप्स होते हैं। हमने कहा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेंगे। जिंक हो गया आपका, फिर आयरन हो गया, फिर आपका लेड हो गया, ये कम रिएक्टिविटी को शो करेंगे। इधर कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, Hg और Au यानी सिल्वर और गोल्ड, ये आपके लेस रिएक्टिविटी को शो करेंगे। हमने इस तरह से 3 ग्रुपों में इन्हें डिवाइड किया बच्चों, 3 ग्रुपों में। और हमने क्या कहा, जो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेंगे ना, वो कभी भी जमीन के अंदर यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर सिंगल यानी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आपने अर्थ क्रस्ट से खुदाई वगैरह की तो आपको पता चला खूब सारा मिनरल्स मिल गया, और उस मिनरल्स में ओर्स थे, और ओर्स किसके थे, सोडियम के थे। बहुत सारा सोडियम आपको मिल गया। तो भाई सोडियम अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है, और ये कभी भी अकेला नहीं होगा, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, यानी आपको कंबाइन स्टेज में मिलेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि कौन कंबाइन स्टेज में मिलते हैं और कौन फ्री स्टेज में मिलते हैं। जो भी ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं या जो मीडियम रिएक्टिविटी को शो करते हैं, दोनों ही कंबाइन स्टेज में मिलेंगे। लेकिन जो बहुत कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं बच्चों, जो बहुत कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं, वो फ्री स्टेज में आपको मिलेंगे। तो ऐसी मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो कंबाइन स्टेज में है, और कंबाइन स्टेज में है तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। भाई जो सोडियम है हमारा ना, सोडियम Na है, वो किसी X के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुझे इस X को बाहर निकाल के फेंकना है, क्योंकि मुझे सोडियम चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिससे ये X निकल जाएगा और मुझे सोडियम मिल जाएगा। तो इसी को हम रिफाइनिंग भी बोल देते हैं। और इसी तरह से जो कंबाइन स्टेज होती है किसकी, मीडियम रिएक्टिविटी शो करने वाले की, वो सल्फाइड फॉर्म में या ऑक्साइड फॉर्म में होंगी। यानी कि या तो MS होंगे, MS का मतलब क्या होता है कि सल्फाइड फॉर्म में होंगे, या तो MO होंगे यानी कि ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। तो मुझे इसका सल्फाइड अलग करना है, बाहर निकालना है, इसका ऑक्सीजन अलग करके बाहर निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझको मेटल चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो उसके लिए मुझे को कैल्सिनेशन करना पड़ेगा और मुझे रोस्टिंग करनी पड़ेगी। कैल्सिनेशन करना पड़ेगा और मुझे क्या करनी पड़ेगी, रोस्टिंग करनी पड़ेगी। अभी हम बात करेंगे कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। और ये तो हमें फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, यानी कि कार्बोनेट्स फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। तो हमें केवल इसके लिए रोस्टिंग करनी पड़ती है, और रोस्टिंग करके हमें 1 स्टेप में हम इनको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आपने माइनिंग की, आपको मिनरल्स मिले, उस मिनरल्स में कुछ ओर्स मिल गए, कुछ महंगे तत्व मिल गए जिन्हें आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री फॉर्म में तो नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं पड़े हुए कि आप उठाएं और सेल कर दें। भाई उनका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा रिएक्टिविटी वाला मेटल है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी, कम है तो आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग करनी पड़ेगी, और बहुत कम है तो आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये होते क्या है, अरे सर ये कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये है क्या, सब कुछ ये है क्या। तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इनके अबाउट में भी पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ओर्स। हमने क्या देखा, ओर्स। ओर्स को हमने 3 ग्रुपों में डिवाइड किया है, एक हाई रिएक्टिविटी, एक मीडियम रिएक्टिविटी और एक लो रिएक्टिविटी शो करने वाले मेटल्स। जो हाई रिएक्टिविटी को शो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेंगे, हमें प्योर मेटल्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी को शो करेंगे, उसके लिए हमें कैल्सिनेशन करवाना, जो कार्बोनेट्स फॉर्म में होते हैं और सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। जो हमें मीडियम रिएक्टिविटी में मिलेंगे वो या तो कार्बोनेट्स फॉर्म में मिलेंगे या तो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। तो कार्बोनेट्स के लिए हमें कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा, C से कार्बोनेट और C से कैल्सिनेशन याद रहेगा। और हमें सल्फाइड के लिए रोस्टिंग करवाना पड़ेगा, तो इसके बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएंगे, मेटल ऑक्साइड मिल जाएंगे। देन हमें रिडक्शन करवाना पड़ेगा, और रिडक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलेंगे, मेटल मिलेंगे। आप देख रहे हैं
जो आपको मीडियम वाला मिल रहा है ना, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स मिल रहे हैं, तो पहले आपको कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको मेटल ऑक्साइड मिलेंगे, तो इस ऑक्सीजन को भी तो निकालना है, तो रिडक्शन करवाना पड़ेगा, देन आपको मेटल्स मिलेंगे। और जो लेस रिएक्टिविटी यानी लो रिएक्टिविटी को शो करते हैं, तो लो रिएक्टिविटी को शो करने वाले सल्फाइड फॉर्म में होंगे, जिनके लिए रोस्टिंग करवा दो, मेटल्स आपको मिल जाएंगे और इन मेटल की रिफाइनिंग करके सेल कर सकते हो। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आया होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं कि कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। एग्जैक्ट जैसे मैंने चार्ट बना के लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछा था। और रोस्टिंग अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो कर लें कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और डिफरेंट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करके आया था। डिफरेंट बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके आया था। कई बार कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अलग अलग भी आ चुका है। तो कैल्सिनेशन हम किस लिए करते हैं? कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? हीट दे देते हैं। क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? हीटिंग का यूज करते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस ना हो, यानी यहां पर ऑक्सीजन गैस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ध्यान देना। और इस तरफ रोस्टिंग की तरफ ऑक्सीजन गैस की इन्वॉल्वमेंट होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी हीट हमें यहां पर भी देना है, हीट का यूज हमें यहां पर भी करना है। इसका यूज हम कार्बोनेट्स के लिए करते हैं और रोस्टिंग का यूज हम सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। यानी कार्बोनेट ओर्स से हमें मेटल्स अगर रिफाइनिंग करनी है तो हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, और अगर हमें सल्फाइड ओर्स की रिफाइनिंग करनी है तो हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा। बस दोनों में हमें हीटिंग का यूज करना है। हीटिंग का यूज यहां पे भी हो रहा है, हीटिंग का यूज यहां पे भी हो रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा, बट यहां पर ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में हीटिंग दी जा रही है, हीट दी जा रही है। यानी यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या दी जा रही है? हीट। और यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट दी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और क्योंकि ये सल्फाइड थे यानी यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जांपल से समझो, यहां पर मेरे पास था जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट से मुझे जिंक निकालना था, तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा, क्योंकि कार्बोनेट्स लगे हुए हैं। कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3 करके लगा होगा, और यहां पर सल्फाइड और से मतलब होता है कि S करके लगा होगा, या SO करके लगा हो सकता है, कुछ भी, यानी S से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो जब मैं कैल्सिनेशन करता हूं बच्चों, तो कैल्सिनेशन में मैं हीट दूंगा, लेकिन मुझे देखना है कि ऑक्सीजन गलती से यहां पे ना आ जाए। ऑक्सीजन को नहीं आने देना है, तो ऑक्सीजन को मुझे नहीं आने देना। जब ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और मुझे मिल जाएंगे मेटल ऑक्साइड। मुझे क्या मिल जाएंगे? मुझे मेटल ऑक्साइड्स मिल जाएंगे, और इन मेटल ऑक्साइड का मैं रिडक्शन करवा के Zn को अलग कर लूंगा। मुझे इस तरह से मेरा Zn वाला जो मेटल है वो मिल जाएगा। इसी तरह से जब मैं बात करता हूं रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग में भी सेम प्रोसेस है कि Zn इस बार किसके साथ है? S के साथ है, यानी कि सल्फाइड ओर्स है, तो मुझे हीट देनी है। लेकिन देखो यहां पर मैंने ऑक्सीजन की रिप्रेजेंस में हीट दी है, और मुझे मिलता है क्या? ZnO। और यहां पर क्या अलग हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। इसका भी मैं क्या कर लूंगा? रिडक्शन, जिससे मुझे Zn मेरा मेटल मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को करवाया जाता है। आइए इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या? सबसे पहले हम मरकरी का देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है मरकरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे मरकरी जब सल्फाइड फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो, कौन जानता है? इसको हम सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेबार कहते हैं। तो सिनेबार और करके एक बार MCQ में क्वेश्चन आया था बच्चों, MCQ में बोर्ड एग्जाम में आया, CBSE में, तो यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। तो पूछा गया सिनेबार के नाम से, सिनेबार क्या है? ऑप्शन कई थे, तो भाई सिनेबार के नाम पे हम किसको जानते हैं? HGS को जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिनेबार किसका फॉर्मूला क्या होता है? HGS होता है। सिनेबार को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सिने क्योंकि सल्फाइड है, तो सल्फाइड की रोस्टिंग ही तो करते हैं। अभी आपको बताया था कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट्स का, ये सल्फाइड और है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोस्टिंग करना पड़ेगा। तो रोस्टिंग से आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएंगे, यानी कि मरकरी अलग हो जाएगी और आपका सल्फाइड अलग हो जाएगा। तो मरकरी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो इसका रिडक्शन आप कर देंगे तो आपको मरकरी मिल जाएगी, यानी Hg आपको मिल जाएगा।
आइए देखते हैं किस तरह से ये हुआ। मेरे पास HGS था, मैंने ऑक्सीजन की रिप्रेजेंस में, क्योंकि रोस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन की रिप्रेजेंस में होती है, इसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो मेटल ऑक्साइड यानी HGO मिला और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गए। अब इस HGO को मैंने क्या किया, इसका रिडक्शन, और रिडक्शन कैसे करवाते हैं, फिर से हीट देनी पड़ेगी, तो हीट दोबारा से दे दूंगा, तो यहां पर Hg अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस उड़ गई। तो मुझे इस तरह से मेरा मेटल मिल गया। मेरा मेटल मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, Hg यानी मेटल, यानी कि मेरा जो मरकरी था ना, उसको मैंने इन प्रोसेस से अलग किया और फिर इसको मैं सेल कर सकता हूं, यानी एक तरीके का और है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं कॉपर सल्फाइड की। तो कॉपर सल्फाइड्स की रोस्टिंग कर दो, कॉपर मेट ऑक्साइड मिल जाएगा, उसका रिडक्शन कर दो तो कॉपर गैस मिल जाएगी, सॉरी कॉपर मिल जाएगा। तो कैसे हमने किया, Cu2S था हमारे पास, हमने क्या किया, ऑक्सीजन के रिप्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, यानी इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया और इस कॉपर ऑक्साइड को हमने पकड़ा, तो हम डायरेक्ट इसको हीट नहीं दे सकते थे, तो दोबारा से हमने थोड़ी सी मात्रा में कॉपर सल्फाइड ले लिया। कॉपर सल्फाइड हमने ले लिया तो फिर से हमें SO2 गैस मिली और इधर मेरा कॉपर अलग हो गया। इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टार लगाने वाला ये स्टेप है कि यहां पर हम डायरेक्ट हीट देकर कॉपर को अलग नहीं कर सकते, तो हमें दोबारा से किसकी नीड पड़ेगी, CuS की नीड पड़ेगी, ताकि ये सल्फाइड फॉर्म में अलग हो जाए, ऑक्सीजन इससे मुक्त नहीं हो सकती। तो हमने दोबारा से CuS का यूज किया ताकि SO2 अलग हो जाए, जिससे हमें Cu यानी कि कॉपर मेटल मिल जाएगा। अरे बोलो कॉपर मेटल मिल गया क्या? हाँ, तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से सिनेबर को और कॉपर सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट को किस तरह से अलग करेंगे। तो जिंक सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर दो, सल्फाइड है तो क्या कर दो, जिंक सल्फाइड की क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग कर दिया। रोस्टिंग करने के लिए मुझे O2 को ऐड करना पड़ेगा क्या? हाँ, O2 के रिप्रेजेंस में मुझे क्या देनी है, O2 के रिप्रेजेंस में मुझे हीट दे देनी है। अरे बोलो क्या दे देनी बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हीट दे दो। तो हीट दे दिए तो क्या बन गया, ZNO बन गया। क्या बन गया, ZNO, यानी कि मेटल ऑक्साइड बन गए। और इन मेटल ऑक्साइड की आपको क्या कर देना है, रिडक्शन करवा देना है। तो रिडक्शन डायरेक्ट अगर हीट दे देंगे तो नहीं होगा, इसके लिए भी आपको एक एजेंट की नीड पड़ेगी। उसके लिए हम कोक लेंगे, यानी कि कोयला लेंगे, यानी कि कार्बन लेंगे, और कार्बन की रिप्रेजेंस में, यानी कि कार्बन की रिप्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो मुझे जिंक मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अलग हो जाएगा। ध्यान से देखो, मेरे पास जिंक सल्फाइड था, मैंने ऑक्सीजन की रिप्रेजेंस में हीट दे दिया तो मुझे मेटल ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड मिल गया, और इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मुझे कोक के साथ करवानी पड़ेगी। तो मुझे जिंक अलग होता हुआ दिख रहा है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना दिख रहा हो तो लिख लेना CO2 गैस मुक्त होती हुई दिख रही है, अलग होती हुई दिख रही है। बोलो क्लियर है क्या कि किस तरह से रोस्टिंग होती है, कैसे मैंने स्टेप वाइज लिखा है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसे चार्ट वाइज बना दिया है ना, तो कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि जिंक कार्बोनेट को हम किस तरह से अलग कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए मुझे कैल्सिनेशन करवानी पड़ेगी। कैल्सिनेशन में O2 का यूज नहीं करना है, कैल्सिनेशन में डायरेक्ट हीट दे देनी है, तो मुझे मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, और फिर से मुझे कोक का यूज करना है, यानी कि कार्बन का यूज करना है, और कोक का यूज करने से मुझे जिंक मिल जाएगा। यानी मैंने क्या लिया, जिंक कार्बोनेट लिया, हीट दे दिया, यहां पर ऑक्सीजन की रिप्रेजेंस नहीं लेनी है, ध्यान देना है, और मुझे जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने कोक के साथ करवा दी तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, क्योंकि भाई कोक का मिलाना जरूरी इसलिए था, कार्बन का मिलना इसलिए जरूरी था ताकि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मुक्त हो जाए, ताकि हमें हमारा मेटल मिल जाए। इस तरह से हमने मेटल को अलग कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं थर्माइट रिएक्शंस की। ये क्या होती हैं, थर्माइट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो अगर हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड से मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे एक एजेंट को मिलाना पड़ेगा, ताकि वो एजेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करे और वो डिस्प्लेस्ड कर दे सामने वाले को, और मेटल मेरा अलग हो जाए। कैसे? आ जाओ ध्यान से इस एग्जांपल में देखना, ध्यान से इस एग्जांपल में देखना। मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था, बट मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड को डायरेक्ट हीट करने से मैग्नीज न मिल जाती,
तो मुझे वहां पर एक रीजन मतलब मुझे एक एजेंट मिलाना पड़ा। मैंने एजेंट मिला दिया किसका, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनका यूज हम रिडक्शन एजेंट के फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बच्चों। ये किसी चीज को डिस्प्लेस कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिविटी को ये शो करते हैं बच्चों। तो ये क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम जाएगा और इसको दौड़ा के भगा देगा, भैया भगो यहां से, अरे Mn यानी मैग्नीज भाग जाओ, क्योंकि मेरी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तो हम यही तो चाहते थे कि तुम मेरी जगह ले लो ताकि मैं अलग हो जाऊं। मैं अलग हो गया, अरे मैं नहीं, मैग्नीज अलग हो गया, और इस तरह से यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन मैग्नीज हमें अलग करना था, हमने अलग कर लिया, और यहां पर हीट भी प्रोड्यूस हुई। यानी कि जो आपकी थर्माइट रिएक्शंस होती हैं वो एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अरे बोलो कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मारकर भगा दे रहा है, यानी डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, हाँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, मैंने आयरन की रिएक्शन यानी आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करवा दी एल्यूमिनियम के साथ। फिर से एल्यूमिनियम इस आयरन मतलब मेटल्स को मारकर भगा देगा और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। हम यही तो चाहते थे कि हमें हमारा आयरन मिल जाए, हमें हमारा मेटल मिल जाए बच्चों। क्या मिल जाए, हमें हमारा मेटल मिल जाए। इस तरह से हमें हमारा मेटल मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसी रिएक्शन के थ्रू रेलवे के जो ज्वाइंट होते हैं ना, रेलवे की जो लाइंस होती हैं, जो आप देखते हैं आयरन के थ्रू उनको जोड़ा जाता है। अब तुम इतना बड़ा तो रॉड बना नहीं लेंगे, तो जुड़ी होती है, वो कैसे जोड़ी जाती हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू, यही रिएक्शन होती है, तो उनको हम जोड़ पाते हैं, ऐड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं बच्चों, ऐड कर पाते हैं। ठीक है ना, 20-25 मिनट हो, 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है 20 मिनट हो जाए, ठीक है ना, क्लियर हो गया क्या, ठीक ओके। तो अब हम बात करने वाले बच्चों, देखो बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं जो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है उनके लिए। क्या करवानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं उनके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी। तो सर क्या होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आ जाइए इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। देखो हम करते क्या है, हम लोग यहाँ पर हम लोग एनोड और कैथोड यानी कि कैथोड और एनोड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आ जाओ, इसको मैं पहले डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर मैं इसे रीडिंग करवा देता हूं। ठीक है ना, ये एक डायग्राम है मेरे पास, मैंने यहां पर एक सोल्यूशन यूज किया है। ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का यहां पर सोल्यूशन हो जाएगा। अब मुझे जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है जो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा और ज्यादा रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, ऑक्साइड जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, उन मेटल्स को मुझे अलग करना है, वो भी तो कंबाइन स्टेज में होंगे, तो मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी। यहां पर आपको एक प्लेट दिखेगी एनोड की, आपको एक प्लेट दिखेगी कैथोड की। जैसे कि मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl है। अब NaCl है तो मुझे चाहिए सोडियम, लेकिन सोडियम कंबाइंड स्टेज में किसके साथ है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ, यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं एक काम करूं कि इस NaCl को इसमें ऐड कर दूं, तो जब मैं NaCl को इसमें ऐड कर दूंगा और मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दूंगा, तो ये अपने चार्ज में ब्रेक हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, अपने चार्ज में ये ब्रेक हो जाएंगे। यानी जो NaCl है वो Na+ में ब्रेक होगा और Cl- में ब्रेक होगा। Na+ में ब्रेक होगा और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और ये Cl पॉजिटिव वाली प्लेट के साथ जुड़ जाएगा और Na निगेटिव वाली प्लेट के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, और इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। आइए इनके बारे में अब मैं थोड़ी सी ये लाइन क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, जो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करते हैं ऐसे मेटल्स को अलग करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी, जिसमें मैं एनोड और कैथोड का यूज करता हूं। कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है बच्चों, बताओ कैथोड के पास कौन सा चार्ज होगा, कैथोड के पास आपका सोडियम जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, और एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड के पास निगेटिव वाली चीजें चिपक जाएंगी। अरे बोलो, पॉजिटिव से निगेटिव चिपकता है और निगेटिव से पॉजिटिव चिपकता है। तो जो कैथोड प्लेट होती है वो निगेटिव चार्ज की होती है, जो एनोड प्लेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज की होती है। यानी कैथोड से कौन चिपकेगा,
पॉजिटिव वाला। तो अगर मेरे पास NaCl था जो कि ब्रेक डाउन हुआ था Na+ और Cl- में, तो सोडियम मेरा किससे जाकर चिपकेगा? इस एनोड प्लेट से चिपक जाएगा, क्योंकि इसके पास चार्ज कौन सा है? इसके पास चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव वाले से तो जुड़ेगा बच्चों। और यहां पर कैल्शियम आकर जुड़ जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेगा। इसी तरह से मैंने लिखा कि एट कैथोड पर क्या हो रहा है कि आपका सोडियम इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ रहा है और हमें इस तरह से सोडियम मिल जा रहा है। और इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज ऐसे क्लोरीन अलग होगा और एक निगेटिव चार्ज मुक्त हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लुएंसी आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। ठीक है, तो आ जाओ इस चीज को फिर से देखो। ये यहां पर आपको एक प्लेट दिखाई गई। मैंने क्या कहा कि कैथोड से आपके कौन जुड़ रहे हैं? सोडियम भाई साहब जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर होता है निगेटिव चार्ज। और एनोड पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए एनोड पर बची हुई माइनस चार्ज वाले आयंस आकर जुड़ जाएंगे। तो अब आ जाओ ध्यान से पढ़ते हैं। देखो हमने क्या कहा कि हमें एक इम्प्योर मेटल मिलेगा और एक प्योर मेटल मिलेगा। तो जो प्योर मेटल्स मिलेंगे वो हमें कैथोड प्लेट पर मिलेंगे बच्चों। किस प्लेट पर मिलेंगे? कैथोड। और इम्प्योर मेटल हमें एनोड पर मिल जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। क्या करवाना? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। तो हमें प्योर मेटल्स डिपॉजिट फॉर्म में मिल जाते हैं। कहां पर? कैथोड में मिल जाते हैं। और इसी इंप्योरिटी को, जो इंप्योर मेटल्स के फॉर्म में एनोड के पास है, इसी को हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। तो एनोड मड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप बता सकते हैं जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स को, तो वो एक पॉजिटिव की तरफ इकट्ठा होता है, एक निगेटिव की तरफ। तो जो निगेटिव आयंस की तरफ इकट्ठे होते हैं वो प्योर वाले होते हैं, जो पॉजिटिव की तरफ इकट्ठा होते हैं ना बच्चों, पॉजिटिव की तरफ जो इकट्ठा हो जाते हैं वो प्योर होते हैं, वो इम्प्योर हो जाते हैं। और पॉजिटिव कौन सा होता है? एनोड। तो इम्प्योरिटी कहां पर इकट्ठी हो रही है? एनोड वाली प्लेट की तरफ। तो एनोड प्लेट की तरफ एनोड मड हमें देखने के लिए मिलेगा, जो एक तरीके की इम्प्योरिटी है, गंदगी। इलेक्ट्रोलाइसिस में बस यही आपको याद रखना है, डायग्राम के थ्रू भी मैंने याद करवा दिया। ठीक, बताओ सोडियम कहां से जाकर चिपकेगा? सोडियम जाएगा किसके पास? कैथोड के पास, क्योंकि इसके पास चार्ज होता है निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को जोड़ लेगा, पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ते हैं, और बची हुई गंदगी यहां पर आपको इकट्ठा हुई दिख जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बोलो क्लियर है क्या? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? इधर देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। क्या बच्चों? ये हमारा टॉपिक जो है ये कोरोजन टॉपिक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जनरली इसमें आप देखते हैं जैसे लोहे में जंग लगना, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 में इसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और अभी जितना हमारे टॉपिक में है वो भी हम देख लेते हैं। जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर को खतरा है किससे? सल्फाइड। ये सल्फर के साथ एयर में रिएक्टिविटी को शो करते हैं, और ये सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, जिससे ब्लैक कलर की कोट जमा हो जाएगी। अगर ध्यान से आप इस स्पून को देख रहे होंगे तो ये चमक रहा है, लेकिन ये ब्लैक कलर का हो गया है। किसके कारण हो गया है? क्योंकि यहां पर सल्फर डिपॉजिट हो चुकी है, यहां पर सिल्वर सल्फाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? सिल्वर सल्फाइड बन चुका है। और इसी तरह से जब मैं बात करता हूं कॉपर मेटल की बात करता हूं, तो कॉपर मेटल को खतरा किससे? ये कार्बन डाइऑक्साइड से खतरा है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? यहां पर वो कॉपर कार्बोनेट्स बना देती हैं, जो ग्रीन कलर की कोट होगी। यहां पर आप देखेंगे आपको सिंपल दिखेगा, लेकिन सॉरी यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉपर, यानी कि जिस कलर में कॉपर होता है उस कलर में आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ग्रीन कलर की एक कोट चढ़ गई है, ग्रीन कलर की एक कोटिंग आपको दिख रही है। ये किसके कारण आ रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन का। सभी को पता है लोहे में जंग लगना। ये क्या होता है? एयर में जब मॉइस्चराइजेशन आ जाता है या मॉइस्चर आ जाता है, उससे क्या बनते हैं? एयर यानी कि आयरन ऑक्साइड्स बन जाते हैं, और ये ब्राउन कलर की एक लेयर होती है। आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा होगा कि ब्राउन कलर की लेयर है, यानी सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग हो रही है, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग हो रही है, और आयरन में ब्राउन कलर की कोटिंग हो रही है। और ये सब के कारण अलग अलग हैं। इसमें सल्फर के कारण, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसमें जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये उनके कारण होती है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ,
समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, वो क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे। देखो आप कैसे कोरोजन से बच सकते हैं, तो उसके लिए भी काफी मेथड हैं। जैसे आप पेंटिंग करते हैं, जनरली आप देखते हैं हमारे घरों में जितने लोहे के दरवाजे होते हैं या खिड़कियां होती हैं, उनमें हम क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। या तो समय समय से आप ऑयल लगाते रहे या ग्रीसिंग करते रहे। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनमें ग्रीसिंग होती रहती है। जैसे हम गाड़ी, जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, उनकी हम सर्विसिंग टाइम से कराते रहते हैं। रीजन क्या है, अगर सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो जो लोहे से बने हुए सामान है वो खराब हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी व्हीकल्स खराब हो गई। तो अगर हम सर्विसिंग कराते रहते हैं तो आप देखते हैं वहां पर ऑयल और ग्रीसिंग होती रहती है, ऑयल भी पड़ता है और ग्रीसिंग भी होती रहती है। इससे क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, कोरोजन वहां पर नहीं हो पाएगा। दो मेथड और इंपॉर्टेंट है, एक है गैल्वेनाइजिंग, एक है एनोडाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, जिसमें जिंक की लेयर हम लोग क्या करते हैं, मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। कौन सी लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा क्या गया था कि गैल्वेनाइजेशन में हम किसकी कोटिंग करते हैं, तो जिंक की हम कोटिंग करते हैं। जिंक हम मेटल के ऊपर क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो जिंक इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजिंग में आप याद रखेंगे कि जिंक की कोटिंग होती है, और एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। बेटा किसकी करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्यूमिनियम को बचा सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आगे से कोटिंग कर देंगे तो एल्यूमिनियम हमारा बचा रहेगा। ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड थे आपके 1, 2 एंड 3 एंड 4। इनको आपको याद रखना, ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कोरोजन से बचाते हैं, और ये पूछे भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए हैं। आपको इनको थोड़ा सा वेल एक्यूरेट फॉर्म में पढ़ना है। और वैसे मैंने आपको एक फॉर्म तो बता ही दिया कि हाँ किसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, एनोडाइजिंग में क्या होता है, या ऑयल ग्रीस क्यों लगाते हैं, या हम पेंटिंग क्यों करते हैं। इनको आपको अपने मेथड से एक्सप्लेन कर देना है। बस आपको हेडिंग्स डाल के एक्सप्लेनेशन दे देना, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है, उतने से आपका काम हो जाएगा। ओके ठीक है। एक पॉइंट और इस चैप्टर का रह जा रहा है, उसको भी आप देख लें। एक्वारेजिया एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसमें मेंशन नहीं किया गया लेकिन मैं बता देता हूं आपको क्या है। एक्वारेजिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, एक्वारेजिया आपका एक टॉपिक है जो काफी ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में 2-4 बार देखने के लिए मिला है। आपको केवल इतना याद रखना, एक्वारेजिया है क्या बच्चा, हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HCl लिया, एंड हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। इन दोनों को 1:3 के रेशियो में हमने मिलाया, तो हमें क्या मिल गया, इन दोनों को जब हमने 1 और 3 के रेशियो में मिलाया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो AU को, जो AG को, यहां तक कि Fe यानी आयरन को भी रस्ट कर सकता था। यानी आप इसमें मिला देंगे तो ये भी उसमें क्या हो जाते हैं, ये भी उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इतना ज्यादा ये मतलब एसिडिक, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अरे गलती से स्किन में पड़ जाए बेटा ना तो ये आर पार हो जाएगा। सेकंड्स के अंदर स्किन को गलाने की कैपेबिलिटी। अरे आप उनको देखिए ना, आयरन को जो गला सकता है, यानी कि आप आयरन गलती से इसमें डाल देंगे, किसमें, एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया कैसे बनाया गया कि कंसंट्रेटेड HCl लिया गया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया गया, उनको 1:3 के रेशियो में मिलाया गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। उनको 1:3 के रेशियो में मिलाया गया तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपोनेंट्स बना, जिसमें आपके Ag, AU और आयरन जैसे कंपोनेंट भी डिसॉल्व हो सकते हैं, मिलते ही गायब हो जाएंगे। इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग था। तो इस तरह से हमने एक्वारेजिया भी आपको बता दिया और इस चैप्टर को हमने समाप्त किया। हमने हर एक वो चीज कवर की जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और बढ़िया तरीके से हमने चीजों को कवर किया। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करेगा, उसके सॉल्यूशंस, डाउट काउंटर अभी ओपन है। हाँ, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक ये डाउट काउंटर्स ओपन है। कैसे ओपन है, आपको केवल एक कमेंट ड्रॉप करनी है कि ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, ये पार्टिकुलर दिक्कत क्या है, आपको वो दिक्कतें बतानी है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से कंप्लीट साइंस के 1 शॉट आपको मिलने वाले हैं। चैनल से जुड़ जाएं और लगातार हमें देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।